अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत हुसैन और वेलकम टू विजडम विसा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जब आपका स्पाउस वीज़ा ग्रांट हो जाता है, वीज़ा लग जाता है, तो उसके बाद क्या प्रोसीजर है, यूके आपने कब आना है, यूके में आके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने क्या काम आपको करने चाहिए ताकि आपकी जो अगली एक्सटेंशन है वो आसानी से हो सके। तो इससे पहले वीडियो में डिटेल से जाने से पहले प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। स्पाउस वीज़ा जब आपको ग्रांट आप अप्लाई करते हैं तो तकरीबन आजकल 3 to 6 मंथ ले रहे हैं। जब आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो आपको होम ऑफिस की तरफ से एक ग्रांट की या जो आपके वीज़े की कंफर्मेशन आती है कि आपका वीज़ा सक्सेसफुल हो गया, आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया गया स्पाउस वीज़ा। जब आपको स्पाउस वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है तो आपने जब एप्लीकेशन की होती है तो उसके अंदर आपने एक एड्रेस दिया होता है जहां आपने आके रहना है। तो उस एड्रेस के पास आसपास पोस्ट ऑफिस होगा जहां से आपने बीआरपी कलेक्ट करना होता है। तो आपको 90 डेज दिए जाते हैं। जो आपके पासपोर्ट पे वीज़ा पेस्ट होता है वो 90 डेज का होता है, या जो भी आपके पासपोर्ट पे लिखी हुई है लिमिट, उस लिमिट के अंदर आपने लाजमी यूके आना होता है। अगर आप नहीं आते तो आपका वीज़ा जो है वो कैंसिल हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, आपको नया वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप इस टाइम के अंदर आ जाते हैं, 90 डेज़ के अंदर यूके में आ जाते हैं, यूके में आने के बाद विद इन 10 डेज आपने वो बीआरपी कार्ड जो आपका वीज़ा लगा आपको कार्ड एक दिया जाता है जिस पे आपकी सारी डिटेल होती हैं। क्योंकि वो तो ख़त्म हो रहा है 2024 के बाद, दिसंबर 2024 के बाद, लेकिन अभी तो है। तो आपको विद इन 10 वर्किंग डेज आपने उस पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करना होता है जो आपने एप्लीकेशन में दिया होता है और उससे नियरेस्ट होता है, और वही एड्रेस आपके जो ग्रांट या सक्सेसफुल लेटर होता है उसमें भी होता है। आपने जब बायोमेट्रिक कलेक्ट करने जाना है तो आपने अपना पासपोर्ट वो लेके जाना है जिसपे वीज़ा पेस्ट हुआ है आपकी एज आइडेंटिटी। आपके बिहाफ पर कोई और बंदा नहीं ले सकता। जब आप बायोमेट्रिक जो बीआरपी कार्ड है वो कलेक्ट कर लेते हैं, यूके में आप रहना शुरू कर देते हैं, तो वो जो बीआरपी कार्ड है वो आपका एक स्टेटस होता है जिसपे आप पाकिस्तान या जहां भी आप ट्रैवल करना चाहें एज ए वीज़ा होता है वो आपका, आप उससे बाहर यानी उसको यूज़ करके आप बाहर जा सकते हैं। लेकिन अब चूंकि यूके गवर्नमेंट जो है वो 31 दिसंबर 2024 के बाद इसको डिजिटल कर रही है, सारा सिस्टम डिजिटल हो जाएगा। आपका वीज़ा जो है वो नॉर्मली 33 मंथ्स का होता है, लेकिन चूंकि 31 दिसंबर 2024 के बाद नया रूल आ रहा है यानी डिजिटल कर रहे हैं, तो आपका बीआरपी कार्ड की जो जो एक्सपायरी डेट होगी वो मोस्टली 31 दिसंबर 2024 होगी। तो उससे परेशानी की कोई बात नहीं है। आपका जो कंफर्मेशन लेटर है जिसमें वीज़ा ग्रांट हुआ है उसमें मेंशन होगा कि आपका वीज़ा कब तक है। अब नॉर्मली जो स्पाउस वीज़ा होता है वो आपका 5 ईयर्स का होता है। अब वो कैसे पता चला कि 5 ईयर्स का आपको ग्रांट हुआ है या 10 ईयर्स का हुआ है? अगर तो आपने जो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं और आपके वीज़े पे जो पेस्ट हुआ है उस वीज़ा लिखा हुआ स्टैंडर्ड वीज़ा स्पाउस वीज़ा है, तो इसका मतलब है कि आपको 5 ईयर्स वीज़ा ग्रांट किया गया है। आप 5 ईयर्स के बाद सेटलमेंट ले सकते हैं, आप इंडेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं अगर सारी रिक्वायरमेंट आप पूरी बाकी करते हैं। तो अगर तो आप 5 ईयर्स के रूट पे हैं तो उस पर स्टैंडर्ड लिखा होगा। अगर आप 5 ईयर्स रूट पे नहीं हैं उस पर नॉन स्टैंडर्ड लिखा होगा, क्योंकि आपको वीज़ा जो अपेंडिक्स FM है उसकी पैराग्राफ जर्नल 3.1 और 3.2 के हिसाब से आपको वीज़ा दिया गया है वो 10 ईयर्स बेस पे दिया गया है। वो वजह कोई भी हो सकती है, आप कोई रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहे या किसी क्राइटेरिया में आप वीक हैं या कोई भी वजह हो सकती है, उस वजह से आपको 10 ईयर्स रूट पे डाल दिया गया। तो अगर आपका 10 ईयर्स रूट है तो फिर आपको 10 ईयर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, उसके बाद आप इंडेफिनेट अप्लाई करेंगे। अच्छा, अगर आप खुदा न खास्ता किसी वजह से बीआरपी कार्ड कलेक्ट नहीं करते, उन 90 डेज के अंदर नहीं आते, तो आपका वीज़ा कर्टेल भी हो सकता है। आप बीआरपी जो आपने नहीं लिया आपको भारी जुर्माना भी हो सकता है। तो इसलिए आपको कलेक्ट करना पड़ेगा बीआरपी कार्ड। जब यूके में आप अराइव करते हैं, पहुंचते हैं, तो आपने उसको एज सुन एज पॉसिबल वो कलेक्ट करना होगा। अब जब यूके में आप आ गए, रहना शुरू कर दिए, तो कोशिश करें आपका एड्रेस और आपके स्पाउस का, आपके पार्टनर का एड्रेस सेम हो।
आप कोशिश करें कि 4 ऐसे डॉक्यूमेंट बनाएं जिन पे आपका और हस्बैंड का या जो पार्टनर है उसका नाम लाजमी हो। जैसे टीवी लाइसेंस है, दोनों का नाम होना चाहिए। कौंसल टैक्स है, दोनों का नाम होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट है, दोनों का नाम होना चाहिए। कोई यूटिलिटी बिल है, वाटर बिल है, कोई भी, तो कोशिश करें कि दोनों के नाम पे होना चाहिए। अगर दोनों के नाम पे नहीं है तो एटलीस्ट कोई डॉक्टर का या एनएचएस का या कोई ऐसे लेटर होने चाहिए आपके नाम पे भी, जिससे प्रूव हो सके कि आपके जो रिलेशनशिप है जेन्युइन है और आप इकट्ठे रह रहे हैं। आपके ड्राइविंग लाइसेंस, आपके जो एनएचएस है, आपके बाकी जो वर्क डिटेल्स हैं, एनआई अप्लाई करते हैं, तो वो आपको करना उसी सेम एड्रेस पे करना ज़रूरी है। अगर आप रेंटेड होम पे रह रहे हैं, मकान पे रह रहे हैं, तो आप कोशिश करेंगे टेनेंसी एग्रीमेंट में भी दोनों का नाम हो। और इसी तरह की बाकी यूटिलिटी बिल अगर हो सके तो उनमें अपना नाम दोनों का शामिल होना बेहतर है। शामिल कर लेंगे तो बेहतर है। आपका जो अगला वीज़ा एक्सटेंशन होगी 2.5 साल बाद, तो वो उसमें आसानी हो जाएगी। जब 2.5 साल आपने वीज़ा दोबारा उसको रिन्यू करना है, तब भी आपने ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। इंग्लिश लैंग्वेज की, आपकी 5 ईयर्स रूट पे जो इनकम रिक्वायरमेंट है वो सारी आपने मीट करनी होगी, तब जाके आपको एक्सटेंशन मिलेगी अंडर 5 ईयर्स रूट। अगर आप किसी वजह से वो कंप्लीट नहीं कर रहे तो होम ऑफिस को डिस्क्रिप्शन हासिल है, वो आपको 10 ईयर्स रूट पे डाल सकता है। तो उससे फिर नुकसान ये होगा कि आपको 10 साल बाद जाके इंडेफिनिट मिलना है बजाय के 5 साल बाद। अगर आपका जो जो स्पाउस है वो ब्रिटिश है, तो फिर आपको एक एडवांटेज ये हासिल है कि जब आपको 5 साल बाद इंडेफिनिट मिल जाएगा, तो उसके बाद आप फॉरेन नेशनैलिटी, जो नेचुरलाइजेशन है इसको बोलते हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब नेशनैलिटी आपको मिल जाती है तो आप जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शन आपकी वैसे ख़त्म हो चुकी होती हैं। आप जिस कंट्री में जाना चाहें, ज़्यादातर कंट्री वो वीज़ा फ्री हैं या अन अराइवल वीज़ा है, तो उससे काफ़ी सारी आप जो हैसल है वीज़ों की, वो उनसे आप बच जाते हैं। ये तो होगा 5 ईयर्स रूट पे। 10 ईयर्स रूट पे आपको फिर 10 ईयर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे और 10 ईयर्स बाद आपको फिर इंडेफिनिट लेंगे। और उसके बाद फिर आप अगर स्पाउस जो आपका ब्रिटिश है, तो फिर तो आपको सेम डे, आप जब आपको इंडेफिनिट मिला है उसी दिन आप नेचुरलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्पाउस ब्रिटिश नहीं है तो फिर आपको 12 मंथ वेट करना पड़ेगा। 12 महीने वेट करने के बाद फिर आप नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन जो है वो आप फाइल कर सकते हैं। अगर तो आपको कोई इसमें इंफॉर्मेशन और चाहिए, कोई क्वेश्चन है, तो ज़रूर कमेंट पे मेंशन कीजिएगा। और आपकी अगर कोई सजेशन भी है तो ज़रूर दीजिएगा। आपकी दुआओं का, मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, और इस वीडियो को भी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। रखिएगा और अपने चाहने वालों का भी। अल्लाह हाफिज़।